मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22 के बारे में। जो धारा 18 है वो बात करती है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या निर्देशों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक यदि कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए कोई भी जो प्राधिकरण है या सरकार है या सरकार का कोई अधिकारी है या इस प्रकार से प्राधिकरण के किसी कोई सदस्य है या कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी अगर इस अधिनियम के तहत उसने सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई की है तो ऐसे अधिकारी, कर्मचारी या प्राधिकरण के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी यदि सरकार ने या प्राधिकरण ने या उसके अधिकारी या कर्मचारियों ने इस अधिनियम के नियमों का अनुसरण करते हुए अगर कोई सद्भावना पूर्वक कार्रवाई की गई है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी ये जो धारा 18 है ये संरक्षण प्रदान करती है किनको? इस अधिनियम के निर्देशों, नियमों और आदेशों के अनुसरण में जब सरकार या कोई अधिकारी, कर्मचारी सद्भावना पूर्वक कोई काम करता है या कार्य करता है तो उनको संरक्षण प्रदान किया गया है धारा 18 के अंतर्गत कि ऐसे व्यक्ति जो सद्भावना पूर्वक कार्य करते हैं उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो धारा 18 सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों के लिए संरक्षण या उनको सिक्योरिटी प्रदान करता है। अब धारा जो 19 है वो बात करती है अपराधों का संज्ञान, यानी कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि अपराधों का जो संज्ञान है वो किस प्रकार से किया जाएगा और अपराधों का संज्ञान है वो परिवाद पर ही किया जाएगा। यानी धारा 19 बात करती है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, नो कोर्ट shall take cognizance of any offence under this act except on a complaint made by। यानी कोई भी जो न्यायालय है इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। कब करेगा वो? जब परिवाद किया जाएगा, और परिवाद भी किसके द्वारा किया जाएगा तभी संज्ञान करेगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी अपराधों का संज्ञान किसके द्वारा किया जाएगा? परिवाद के द्वारा किया जाएगा। जब परिवाद होगा, कोई कंप्लेंट होगी न्यायालय में, तभी उसका अपराध का संज्ञान किया जाएगा। और किसके द्वारा जो कंप्लेंट की होना चाहिए या तभी अपराधों का संज्ञान होगा। तो धारा 19 का जो खंड क है उसमें दिया गया है केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकरण या अधिकारी। यानी केंद्रीय सरकार करेगी जो परिवाद न्यायालय के अंदर, या उस सरकार द्वारा इस निमित्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकरण या किसी प्राधिकरण को अगर केंद्रीय सरकार ने परिवाद करने के लिए अधिकृत कर दिया है इस अधिनियम के अंतर्गत, तो वो प्राधिकरण करेगा। या अन्य अधिकारी को अगर परिवाद करने के लिए इस अधिनियम के अंदर केंद्र सरकार ने नियुक्त कर रखा है तो वो परिवाद कर सकता है। तो यहाँ पर 3 स्पेसिफाई किए गए हैं, केंद्रीय सरकार कर सकती है, या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकरण कर सकता है, या कोई अधिकारी परिवाद न्यायालय में पेश कर सकता है। दी सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी और ऑफिसर ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ बाई दैट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब खंड ख बात करता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अभिकथित अपराध की और परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति से कम 60 दिन की सूचना केंद्रीय सरकार या पूर्वोक्त रूप में प्राधिकरण या अधिकारी को दे दी गई है। और दूसरा जो है कोई व्यक्ति भी जो है कंप्लेंट कर सकता है, परिवाद दायर कर सकता है न्यायालय में, लेकिन उसके लिए शर्त है।
खंड ख में जो शर्त बताई गई है कोई व्यक्ति के लिए, यानी कोई व्यक्ति, खंड ख में बताया गया है कि कोई व्यक्ति भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के घटित होने पर परिवाद न्यायालय में दायर कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि अपना जो उसका इंटेंशन है परिवाद दायर करने का, उसकी अपने इस आशय की सूचना वो विहित रीति से, जो कि नियमों के द्वारा, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, विहित का मतलब नियमों के द्वारा जो बताई गई है उसको विहित कहा गया है। विहित रीति से कम 60 दिन की सूचना, यानी 60 दिन पहले अपने इस आशय की सूचना केंद्रीय सरकार को देगा कि मैं इस अधिनियम के अंदर जो अपराध गठित हुआ है तो उसके बारे में मैं परिवाद न्यायालय में पेश करना चाहता हूं। तो उसकी जो सूचना है 60 दिन के, कम से कम 60 दिन की सूचना वो 60 दिन पहले अपने इस परिवाद दायर करने से पहले इसकी सूचना केंद्रीय सरकार को देगा, या केंद्रीय सरकार ने कोई प्राधिकरण को, केंद्रीय सरकार या पूर्वोक्त रूप में प्राधिकरण या किसी प्राधिकरण को देगा जिसको केंद्र सरकार ने बनाया है, प्राधिकरण का गठन किया गया है, या कोई अधिकारी इस बाबत सूचना देने के बाबत अगर कोई केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है तो वो ऐसे अधिकारी को अपना जो परिवाद दायर करने की सूचना है वो कम से कम 60 दिन पहले इन तीनों में से किसी को देगा। तो कोई व्यक्ति भी यहाँ पर परिवाद दायर कर सकता है, बशर्ते है कि वो 60 दिन पहले इसकी सूचना केंद्रीय सरकार को दे दे, या प्राधिकरण को दे, या किसी अधिकारी को जो इस बाबत नियुक्त किया गया उसको इसकी सूचना दे। इस प्रकार से धारा 19 में हमने देखा कि इस अधिनियम के अधीन जो अपराध हो रहे हैं या गठित होते हैं उनकी सूचना या उनका संज्ञान किस प्रकार से किया जाएगा। तो धारा क में हमने जो धारा 19 का जो खंड क है उसमें हमने देखा कि केंद्रीय सरकार परिवाद करेगी न्यायालय में, या सरकार द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकरण करेगा या अधिकारी करेगा। और खंड ख में हमने देखा कि कोई व्यक्ति भी इस अपराध की जो परिवाद कर सकता है, और लेकिन शर्त ये है कि उस परिवाद की जो सूचना है 60 दिन पहले केंद्रीय सरकार को देगा, प्राधिकरण को देगा, या किसी अधिकारी को देगा जो इस कार्य के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं धारा 20 के बारे में, जानकारी, रिपोर्ट या विवरणियाँ, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स और रिटर्न्स के बारे में। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के संबंध में समय समय पर किसी व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी से अपने को या किसी विहित प्राधिकरण या अधिकारी से रिपोर्ट, विवरणियाँ, आंकड़े, लेखे और अन्य जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा। यानी जो केंद्रीय सरकार है वो आंकड़े या रिपोर्ट मांग सकती है। किससे मांग सकती है? किसी अधिकारी से, राज्य सरकार से, या अन्य जो प्राधिकरण हैं जो गठित किया है केंद्र सरकार ने उनसे, या किसी भी अधिकारी से समय समय पर केंद्र सरकार रिपोर्ट मांग सकती है, विवरणियाँ मांग सकती है। इस अधिनियम के अधीन आंकड़े, लेखे और अन्य जानकारियाँ मांग सकती है। और ऐसा जो अन्य व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार या अन्य जो प्राधिकरण हैं वो ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, ऐसे लेखे या जानकारियाँ केंद्र सरकार को देने के लिए आबद्ध होंगे। तो धारा 20 में केंद्र सरकार को ये पावर दी गई है इस अधिनियम के अंतर्गत कि वो राज्य सरकार से, प्राधिकरण से, किसी अधिकारी से किसी भी प्रकार की रिपोर्ट, विवरणियाँ, आंकड़े, लेखे और अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकती है, मांग सकती है, या जानकारी देने की अपेक्षा कर सकती है। और इस प्रकार से जो अन्य अधिकारी हैं, प्राधिकरण है, राज्य सरकार है, वो ऐसी जानकारी देने के लिए धारा 20 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आबद्ध है, उनको ये सूचना केंद्र सरकार को देनी ही पड़ेगी। धारा जो 21 है वो बात करती है कि धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना। यानी जो धारा 3 के अधीन जो प्राधिकरणों का गठन होगा तो उसके जो सदस्य होंगे, अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको लोक सेवक के रूप में माना जाएगा। ये धारा 21 इसकी बात करती है। धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के यदि कोई हो, सभी सदस्य या ऐसे प्राधिकरण के सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब वे अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दिए गए निर्देश के अनुसरण में कार्य कर रहे हों, या जब उसका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित हो भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 21 है उसके अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। यानी जो आईपीसी की जो धारा 21 है उसमें लोक सेवक को परिभाषित किया गया है कि लोक सेवक की श्रेणी में कौन कौन व्यक्ति आएंगे। तो यहाँ पर भी जो द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कहा गया है धारा 21 के अंतर्गत कि जो आईपीसी के धारा 21 के अंतर्गत जो लोक सेवक हैं तो वो अगर
इस अधिनियम के अधीन जो प्राधिकरणों का गठन किया गया है, कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, वो इस अधिनियम के अंतर्गत काम कर रहे हैं, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन काम कर रहे हैं। तो जब वो ऐसा काम कर रहे हैं तो वो आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माने जाएंगे। तो ये लोक सेवक माने जाएंगे। तो आईपीसी में भी धारा 21 थी और यहाँ पर भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 21 ये उनको, ऐसे व्यक्तियों को लोक सेवक होने के बारे में बताती है जो द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो आईपीसी 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माने जाएंगे। अब धारा जो 22 है वो बात करती है अधिकारिता का वर्जन, बार ऑफ जुरिडिक्शन, यानी किसी सिविल न्यायालय को केंद्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी या द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में या इसके अधीन कृत्यों के संबंध में की गई किसी बात, कार्रवाई या निकाले गए आदेश या दिए गए निर्देश के संबंध में कोई वाद या कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सिविल कोर्ट है उनको बार कर दिया गया है, उनके जुरिडिक्शन को रोक दिया गया है। कहाँ पर रोका गया है कि अगर केंद्र सरकार या किसी अधिकारी या कोई कर्मचारी जो है इस अधिनियम के अधीन कोई कार्य कर रहे हैं और उनके कृत्यों के संबंध में की गई, उन्होंने कोई काम किया है, कोई कार्रवाई की है, कोई आदेश निकाला है या कोई निर्देश दिया है, तो उसके संबंध में सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी और वो किसी प्रकार का कोई वाद सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। तो धारा 22 के अंदर सिविल न्यायालयों को रोक दिया गया है किसी भी मैटर को एंटरटेन करने के लिए जो सिविल प्रकृति का हो, जो इस अधिनियम के अधीन सरकार के द्वारा कोई कार्य किया गया है, किसी प्राधिकरण या अधिकारी के द्वारा कोई कार्य किया गया है इस अधिनियम के अनुसरण में। तो ऐसे अधिकारियों, सरकार और प्राधिकरण के अगेंस्ट में कोई भी वाद और जो है वो सिविल न्यायालय में जो है दायर नहीं किया जाएगा। तो सिविल न्यायालय की अधिकारिता को धारा 22 के अंतर्गत यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत रोक दिया गया है, बार ऑफ जुरिडिक्शन कर दिया गया है। नो सिविल कोर्ट शेल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट or proceeding in respect of anything done, action taken or order or direction issued by the central government or any other authority or officer in pursuance of any power conferred by or in relation to its or his function under this act। यानी यहाँ पर जो फंक्शंस किए जा रहे हैं या जो काम किए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा, अधिकारी के द्वारा, तो उनके जो आदेश, कृत्य या उनके द्वारा कार्रवाई की गई है उनके ऊपर वाद दायर नहीं किया जाएगा किसी भी सिविल न्यायालय के अंतर्गत। तो सिविल न्यायालय की अधिकारिता को धारा 22 के अंदर इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्यों को संज्ञान लेने से या वाद दायर करने से, सिविल वाद दायर करने से रोक दिया गया है धारा 22 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में धारा 18 में बात की सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण के बारे में। धारा 19 में हमने बात की अपराधों का संज्ञान किस प्रकार से लिया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत, जो अपराध गठित होंगे उनका, और जानकारी, रिपोर्ट या विवरणियाँ केंद्र सरकार को मंगाने की शक्ति होगी। ये धारा 20 में बात की हमने। और धारा 21 में हमने बात की कि धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना। जो धारा 3 के अधीन प्राधिकरण गठित किया गया था उसके सदस्यों का, कर्मचारियों का लोक सेवक होना। और धारा 22 के अंतर्गत हम सिविल न्यायालय की अधिकारिता को यहाँ पर रोक दिया गया है, जो भी कार्य या कार्रवाई इस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंतर्गत धारा 18, 19, 20, 21, 22 के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।